जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों आप लोग को बता दूं कि बीपीएससी का एग्जाम हो और प्रस्तावना से क्वेश्चन न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी प्रस्तावना से हर साल एक न एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना फिक्स रहता है। तो आज के इस वीडियो में प्रस्तावना यानी उद्देशिका से जितना भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रस्तावना का आज आप लोग को पूरा निचोड़ बताने वाले हैं। इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम प्रस्तावना देख लेते हैं कि आखिर प्रस्तावना होता क्या है। देखिए यहाँ पे है प्रस्तावना, इसी को क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। साथियों प्रस्तावना देखिए इतना बड़ा एक जो है कहानी की तरह है, इतना को आप लोग याद कर लीजिए। क्यों याद कर लीजिए? क्योंकि अगर प्रस्तावना आप लोग को याद रहेगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी और साथ ही साथ आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं। अगर आप लोग को प्रस्तावना याद नहीं रहेगा तो मीडिया वाले आकर के जो आप लोग को बुड़बक बना सकते हैं, आपकी बेइज्जती हो सकती है। इसलिए आप लोग प्रस्तावना को सबसे पहले याद कर लीजिए। अगर आप लोग याद भी कर लेते हैं ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत मिलेगी। देखिए क्या है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये छोटा सा लाइन है, इतना बड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप लोग यहाँ पे जो लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ तक है, इतना आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से वीडियो को शुरुआत करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना, इसी का दूसरा नाम क्या है, उद्देशिका कहते हैं। देखिए प्रस्तावना का जो विचार है यह विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और प्रस्तावना का जो भाषा है, ये भाषा कहाँ से किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथियों यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है। अगर पूछेगा कि प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है तो ये अमेरिका के संविधान से। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का भाषा किस संविधान से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखिए कि प्रस्तावना क्या है, ये भारतीय संविधान का एक क्या भाग है, किसका, तो भारतीय संविधान का ही एक भाग है प्रस्तावना। अगर आप लोग कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो बुक के फर्स्ट या सेकेंड पेज में प्रस्तावना आप लोग को लिखा होगा, वहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं। और ये क्या है, तो भारतीय संविधान का एक भाग है। ठीक, अब देखिए प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को बनाया गया। ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए उसके बाद है प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार, 2 बार। अभी आप लोग को बताया है कि प्रस्तावना याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर आप लोग इसको याद किए होंगे या कर लेते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है कि हम भारत के लोग भारत का संपूर्ण, देखिए एक बार भारत यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी 2 बार पूरा। अगर आप लोग प्रस्तावना को देखेंगे तो यहीं पे 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी को क्वेश्चन के रूप में कभी कभी पूछ देते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि प्रस्तावना में 2 बार जो है वो भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए लोग व नागरिक दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में दिया था लोग व नागरिक, तो लोग और नागरिक दोनों का प्रयोग किया गया है, जो कि आप इस प्रस्तावना को पढ़ करके यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि प्रस्तावना का आधार क्या है। प्रस्तावना का आधार स्तंभ क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोग को देखिए लिखे है कि प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, उद्देशिका यानी उद्देश्य प्रस्ताव पर ये क्या है, आधार स्तंभ है। इसको भी आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि प्रस्तावना का आधार स्तंभ क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। और प्रस्तावना में 3 उल्लेखित शब्द है, कौन कौन,
तो देखिए, एक है अंगीकृत, दूसरा है अधिनियमित, तीसरा है आत्मसमर्पित। ये प्रस्तावना अगर आप लोग को याद रहेगा ना तो ये आसानी से बन जाएगा। तीन उल्लेखित शब्द है, अंगीकृत है, अधिनियमित है और आत्मसमर्पित है। अंगीकृत का अर्थ क्या होता है? संविधान स्वीकार करना। और अधिनियमित का अर्थ क्या होता है? उसे लागू करना। और आत्मसमर्पित का अर्थ क्या होता है? कि स्वयं को सौंपना। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द है उसका सही क्रम क्या है, ये उल्टा पुल्टा करके लिख देगा। तो आप लोग लाइन बाय लाइन याद रखना। पहले क्या होता है? अंगीकृत होगा, उसके बाद अधिनियमित होगा और उसके बाद है आत्मसमर्पित। यानी जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं यह सही क्रम में दिया गया है। पहले अंगीकृत, उसके बाद अधिनियमित और उसके बाद आत्मसमर्पित होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि ठाकुर दास भार्गव ने कहा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा। बहुत बार पूछा गया है कि संविधान का आत्मा यानी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। और प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। चलिए पेज पलट के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए साथियों कि प्रस्तावना में संविधान के 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन? पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है समानता। तो कितने तरह का उद्देश्य है? 3 तरह का उद्देश्य है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। और कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? 3 न्याय की बात कही गई है। कौन कौन? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। अगर आपको प्रस्तावना याद रहेगा ना तो ये आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि 3 न्याय की बात कहा गया है, सामाजिक का, राजनीतिक का और आर्थिक का। मतलब तीनों वर्ड का प्रयोग किया गया है। और स्वतंत्रता में 5 स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है। 5 में कौन कौन है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। उसके बाद समानता में 2 तरह की समानता की बात कही गई है। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समता। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आप लोग को दिया रहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य स्वतंत्रता का है या नहीं है। तो ये आप लोग को याद रहेगा। ऑप्शन को आप जो है वहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है। अभी तक में यानी आज के डेट तक में आप लोग देख लीजिए कि प्रस्तावना में केवल जो है 1 बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम जो है प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ? तो 1976 में। और संविधान का कौन सा संशोधन था? 42वां। ध्यान रखना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। और संशोधित करके क्या जोड़ा गया? तो एक ट्रिक हम यहाँ पे लिखे, आपस जोड़ा गया। क्या? आपस। आपस का मतलब क्या हुआ कि आ से क्या होगा? अखंडता, प से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष और स से हो जाएगा समाजवाद। तो इतना ध्यान रखना कि प्रस्तावना में केवल जो है 1 बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। और क्या जोड़ा गया है संशोधन करके? तो आपस शब्द जोड़ा गया। पूरा नाम याद करना, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। ठीक। और साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 में क्या शामिल नहीं था? तो ये जो आपस है ये 26 जनवरी 1950 का बात कर रही है। ये आपस शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था कि 26 जनवरी 1950 में क्या शामिल नहीं था? तो ये आपस नहीं था। आपस कहे तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद ये शामिल नहीं था। कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये शामिल कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ देखिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो बेरीवारू के जो है अनुसार 1960 में कहा है कि वह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसके अनुसार? तो बेरूबारी के अनुसार। लेकिन कुछ समय के बाद केशवा चंद्र भारती के अनुसार कहा गया है। कब?
24 अप्रैल 1973 को कि संविधान क्या है, यानी प्रस्तावना क्या है, एक संविधान का भाग है। यानी बेरुवारिक के अनुसार क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवाचंद भारती के अनुसार प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है। और कब कहा, तो 24 अप्रैल 1973 को कहा है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए आगे क्या है कि वर्तमान में अगर कहे तो संविधान क्या है, प्रस्तावना का ही एक भाग है, जो आप लोग को शुरू में ही हम बताए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं। देखिए क्या है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया पॉइंट है। चलिए उसके बाद है कि यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, पूछा गया पॉइंट है कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, मौखिक नहीं, ये लिखित संविधान है। ठीक, और यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये पॉइंट, ये शब्द आप लोग ध्यान रखना कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक ठीक, उसके बाद है कि लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। और ये जो भारत का संविधान कैसा संविधान है, ये लिखित संविधान है। और ये किस देश का देन है, तो ये फ्रांस का देन है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। ये पॉइंट ध्यान रखना, किस क्रांति से, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं कि विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान, जितना भी आप लोग को बताएंगे इसके बाद यहाँ से 1 मार्क आप लोग पक्का कर लीजिएगा। यानी कौन सा चीज किस देश से लिया गया है। जैसे देखिए कि रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है जो संविधान में प्रयुक्त है। जैसे देखिए मौलिक कर्तव्य पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य यानी भारतीय संविधान में प्रयुक्त मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो आप लोग को अभी 3 तरह का न्याय बताया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन देखिए आयरलैंड वाला, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। और ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी 69वीं, जी हाँ साथियों, बीपीएससी 69वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। उसी तरह है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मौलिक अधिकार, ये पूछा गया है, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हम भारत के लोग, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, हम भारत के लोग। उसके बाद है राष्ट्रपति का महाभियोग, जनहित याचिका, उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है, सभी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संवैधानिक संशोधन, जो संशोधन होता है संविधान में, वह किससे लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। उसके बाद है भारत का संविधान। देखिए भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, ये कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। उसके बाद देखिए 5वां में क्या, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, समवर्ती सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद है प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों का बैठक और व्यापार वाणिज्य समागम, ये पॉइंट सब ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद है छठा नंबर कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के प्रवर्तन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सातवां, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद देखिए आठवां क्या है? फ्रांस के संविधान से, यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद देखिए नौवां नंबर का जो कि इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण और संघात्मक विशेषताएं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है 10वां जो कि लास्ट है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ये है संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये पूछा गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद है विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये पॉइंट सब ध्यान रखना जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और यहाँ पे नोट्स में एक और पॉइंट लिखे है कि प्रस्तावना में जो लोक कल्याण शब्द है, लोक कल्याण शब्द जिसका अर्थ क्या होता है कि समान कार्य समान वेतन शामिल नहीं है, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। यानी लोक कल्याण शब्द जो है ये प्रस्तावना में कहीं आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसका अर्थ होता है कि समान कार्य समान वेतन, ये शामिल नहीं है। ये कहाँ पे आप लोग को मिलेगा? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का यह एक भाग है। ये पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तो साथियों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और जितना भी प्रस्तावना के बारे में आप लोग को बताए हैं ना, हमें उम्मीद नहीं है कि इससे बाहर जो आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।